कहाँ गया नहीं, था वो? नुमान की कॉल आई थी मुझे, वो कह रहा था कि सर मैं इलेक्शन के सिलसिले में बहुत बिजी हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं जो है ना ना नट वो क्या करूँ, क्विज अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ ना क्लासेस को टाइम दे पा रहा हूँ। आप मुझे नेक्स्ट बैच में शामिल कर लीजिए। मैंने तो उसको कहा था कोई बात नहीं, उसने कहा नहीं सर आप मुझे रिमूव कर दें, ये कर दें वो। जी सर, बिजी दिन है आजकल काफी जो। हाँ अच्छा जी, देखिए जी, सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड उस कोड को कहा जाता है जो आप किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हो। लाइक कि मैंने अभी C++ में लिखना शुरू किया है, मैंने ऊपर पहले हैश इंक्लूड के साथ कुछ स्टेटमेंट्स डाली हैं, फिर मैं मेन फंक्शन में आ गया और नीचे मैंने कुछ भी लिख दिया। लेट्स से मैंने सिर्फ एक सी आउट करके कोई एक चीज प्रिंट करवाई, और आप देखोगे कि ये चीज जो है ना, जो भी आपका आईडी है, जिस जिस सॉफ्टवेयर में आप इस कंपाइलर के साथ इस चीज को राइट वगैरह कर रहे हो, वो इसको .cpp एक्सटेंशन के साथ सेव करता है, यानी कि .c++। अच्छा, इसमें जो है ना सबसे पहले ये जो सोर्स प्रोग्राम आपका ना प्री प्रोसेसर के हवाले किया जाता है, और ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि प्री प्रोसेसर क्या है। 90% बंदे जो है ना इसका गलत जवाब ही देते हैं। क्या है जी प्री प्रोसेसर, मुझे बताओ। क्या चीज है प्री प्रोसेसर? लैंग्वेज ट्रांसलेटर है सर। वो तो कंपाइलर है। प्री प्रोसेसर जैसे लाइब्रेरी वगैरह लोड करने के लिए जो उसके रिसोर्सेज है उनको दे क्लियर करता है, मतलब ये उसने रीड किया ऐसे ही, मतलब उसकी एड्रेसिंग वगैरह। अच्छा, लाइब्रेरी फाइल से आपकी क्या मुराद है? कौन से उसमें क्या चीज होती है लाइब्रेरी फाइल में? तो ये हैश इंक्लूड वाली लाइब्रेरी में सारा इनपुट आउटपुट करने के लिए, और उसकी जो है थ्रेड वगैरह को समझ लें। यही है, इसी तरह जो ना आप धक्का सा दे देते हो भी चलो ठीक है यार गुजारा हो गया। जिसका मुकम्मल नाम पहले तो ये देखना है कि सॉफ्टवेयर है, जितने भी यहाँ पे चीजें लग रही है ना, कंपाइलर है, लिंकर है, प्री प्रोसेसर है, सारे प्रोग्राम है, यानी कि सॉफ्टवेयर है। प्री प्रोसेसर इसका नाम ही बता रहा है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के नाम से हम इसको पढ़ते हैं। प्री मतलब पहले, और प्रोसेसर मतलब प्रोसेस करने से पहले। डायरेक्टिव से मतलब है हदायत। मतलब प्री प्रोसेसर कंपाइलर के प्रोसेसर शुरू करने से पहले उसको कुछ हिदायत दी जाती हैं कि जब भी आप कंपाइल करना शुरू करोगे उससे पहले आपने ये काम करने हैं। और वो कौन से काम होते हैं? वो ये, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा था हैश इंक्लूड, और आगे मैंने iostream.h नाम की एक हेडर फाइल को ऐड किया। ये एक हेडर फाइल है जिसमें काफी सारे फंक्शन जो है ना वो बिल्ट इन कह लो या प्राइमरी फंक्शंस कह लो, जो कि हमें लैंग्वेज के साथ दिए जाते हैं। वो इसमें सारी डेफिनेशन, सॉरी डेफिनेशन तो नहीं कह सकते, हाँ उसकी जो है ना प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन आप कह सकते हो, वो हेडर फाइल में होती है। ठीक है, वो हेडर फाइल जो है ना कहीं पे सेव हो सकती है, लेकिन उससे पहले जो है ना कंपाइलर जब अपना काम शुरू करने से पहले जो है ना उसको चाहिए होती है कि वो चीजें जो है ना इस कोड में आके शामिल हो। कंपाइलर को नहीं पता होता कुछ चीज भी, जैसे आपने प्रिंट एफ लिखा है या सी आउट लिखा है, उसको कुछ नहीं पता ये क्या चीज है, या तो आप उसे बताओगे, जैसे आप पहले भी करते हो, कोई भी वेरिएबल आपने बताया पहले कंपाइलर को बताओगे ये फलां टाइप का, इसमें मैंने फलां चीज रखी है। अगर तो बता दिए फिर तो है ठीक, अगर आपने नहीं बताया फिर कंपाइलर फौरन से जो है ना कंपाइल टाइम एरर जनरेट करेगा, कहीं मुझे नहीं पता ये क्या चीज है। तो आप बेशक प्री प्रोसेसर को किसी वजह से अगर आप रोक सकते हो तो रोक के हैश इंक्लूड वगैरह सारा डाल के देख लो, वो कहेगा मुझे नहीं पता ये सी आउट क्या चीज है, फ्लांच क्या चीज है। तो प्री प्रोसेसर का काम सिर्फ इतना होता है कि जो इसमें जितनी भी आपने बिल्ट इन फंक्शंस वगैरह को यूज किया है उनका जो प्रोटोटाइप है, सिर्फ प्रोटोटाइप, साथ डेफिनेशन नहीं होगी, सिर्फ प्रोटोटाइप होगी। जैसे कि सी आउट है ना, सिर्फ सी आउट का नेम, कोई फंक्शन है जो सी आउट, वो ये रिटर्न करेगा, इतने पैरामीटर्स होंगे एंड दैट्स इट। वो उठा के जो है ना ये हैश इंक्लूड वाली जगह को इरेज करके, मतलब ये सारी डेफिनेशन को इसको इरेज करके यहाँ पे बकायदा राइट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल सी आउट और सी इन दो यूज हुए हैं ना, वो सी आउट को और सी इन को दोनों को यहाँ पे लिख देगा प्री प्रोसेसर। और वहां उस जो इंटरमीडिएटरी फाइल है, जैसे मैंने सम डॉट आई लिखा हुआ है, यानी कि सम की इंटरमीडिएटरी फाइल, उसमें जो है ना ये हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम में जितने भी हैश के नाम से होंगे जिनको आप ये बोल रहे हो, उनमें से कोई भी नहीं होगा, उसकी जगह ये हेडर फाइल में से प्रोटोटाइप आके रिप्लेस हो चुके होंगे। उसके बाद कंपाइलर को पता चल गया होगा अच्छा ये फलां चीज है। जैसे आप कोई भी चीज बताते हो ऊपर उसको बता देते हो कि ये चीज फलां चीज है, बाद में आएगी डिक्लेयर करना, वही डिक्लेयर करता है सिर्फ प्री प्रोसेसर ये चीजें, वहां से उठा के यहाँ पे लिख देगा कि ये चीजें होंगी कुछ, कंपाइलर को पता चल जाएगा अच्छा ये कुछ चीज होगी जो बाद में आएगी। उसके बाद वो बकायदा शुरू करेगा कंपाइल करना। अच्छा, एक दफा कंपाइलर का आप सबको पता है किसी भी हाई लेवल का कोड है, कंप्यूटर को तो समझ आता नहीं है, उसने उसको मशीन कोड में चेंज करना है ताकि कंप्यूटर को समझ आ सके। तो कंपाइलर एक दफा चल गया, उसने वही किया, कंपाइल कोई एरर नहीं था, उसने जो है ना एक ऑब्जेक्ट कोड बना दिया, यानी कि मशीन कोड बना दिया, जहाँ के आप बीच में देख भी सकते हो सम डॉट ओबीजी के नाम से। जिसके बाद जो है ना बेशक ये ऑब्जेक्ट कोड बन गया है, लेकिन ये ना डायरेक्ट जो है ना अभी कंप्यूटर इसको मजीद समझ नहीं सकता, क्योंकि इसमें कुछ चीजें मिसिंग होती हैं।
क्या मिसिंग होती है, जैसे अभी मैंने बताया था कि सी आउट और सी इन की सिर्फ हेडर, ये प्री प्रोसेसर जो है हेडर फाइल से सिर्फ प्रोटोटाइप उठा के लाता है। जो इनकी एक्चुअल डेफिनेशन है कि कैसे ये काम करेंगे, क्या क्या चीज होंगी, किस तरह ये फलां चीज को एक्सेस करेंगे, वो चीज अभी भी इसमें मिसिंग है। उनको हम बोलते हैं कि ये चीज लाइब्रेरी फाइल्स में पड़ी है, स्टैटिक हो सकती है, डायनामिक हो सकती है, वो बाद की कहानी है। लेकिन जो एक्चुअल कोड होता है, और ये आपने याद रखना है कि लाइब्रेरी फाइल हमेशा 1.0 यानी कि मशीन कोड में होती है, और हेडर फाइल जो है वो कभी भी मशीन कोड में नहीं होती। हेडर फाइल बकायदा इसी तरह किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी होती है। जो लाइब्रेरी फाइल है वो हमेशा मशीन कोड में होंगी। तो इस जो मैंने प्रोग्राम बनाया है, कंपाइलर ने उसको ऑब्जेक्ट कोड बनाया है, इसमें लाइब्रेरी फाइल का भी ऑब्जेक्ट कोड शामिल किया जाएगा, और ये काम करता है लिंकर। जब ये लिंकर ये सारा काम कर देगा, फिर मेरे पास एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी, जिसको मैंने आखिर में sum.exe के नाम से लिखा हुआ। इस प्रोसेस की समझ आई है? कोई भी एप्लीकेशन है वो इसी तरह बनती है। ठीक है, इसमें आपने याद रखना है प्री प्रोसेसर क्या मतलब है, कंपाइलर को तो पता ही होगा। लिंकर क्या काम करता है, लिंकर का लोग कहते हैं पता नहीं यार लिंकर क्या चीज है, क्यों आया है। इसलिए आता है कि भाई उसने जो बकायदा लिखा हुआ है वो कोड 01 में, वो भी तो शामिल करना है। इसने तो सिर्फ हाई लेवल का बताया है। अगर ये हाई लेवल वाला है, फॉर एग्जाम्पल ये प्री प्रोसेसर वही मशीन कोड डालना शुरू कर देता, तो हमें क्या जरूरत थी कंपाइल करने की, वो तो ऑलरेडी कंपाइल हुआ है कोड। तो याद रखना कि हेडर फाइल में हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि C++ में लिखी हुई चीजें होंगी। उसको तो इसका लिंक जब इसमें शामिल होंगी, तब इसके बाद ये लाइब्रेरी फाइल से मशीन कोड उठा के इसमें शामिल करेगा, और एक आपका प्रॉपर प्रोग्राम चलेगा जिसको एग्जीक्यूटेबल फाइल कहोगे। और उसके बाद लोडर आता है। लोडर का क्या काम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मैंने बताया था, मेमोरी में लोड करता है ये तो लोडर ठीक है। जो ये होता जो ये आपका कोड बनेगा, ये किसी परमानेंट स्टोरेज में बनेगा, और इसको जब आप डबल क्लिक करोगे ये उठ के जो रैम में आ जाएगा, और उठ के जो रैम में आ रहा है ये काम लोडर करता है। अच्छा सर, ये एक बात और बता दें यहाँ पे कि ये जो जी मेन जी, फंक्शन है हम ये क्यों यूज करते हैं, मेन ही मेन क्यों यूज फंक्शन करते हैं, एंट्री मतलब पॉइंट ये है, मुझसे पिछली दफा इंटरव्यू में उन्होंने पूछा था कि हम एंट्री मेन क्यों पॉइंट है। इस्तेमाल करते हैं। मेन फंक्शन किसी भी लैंग्वेज का एंट्री पॉइंट है, एग्जीक्यूशन वहीं से स्टार्ट होती है। नहीं, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि बताएं मेन ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, यानी मेन ही क्यों उसका नाम रखा है, ये मतलब वजह क्या है इसकी। कोई वजह भी नहीं है, बस जैसे कह लो कि नोमेनक्लेचर है कि मेन गेट होता है, जैसे वो जहां से कोई चीज इंटर होती है, तो उसी चीज को लेके चला गया है। और आपने याद रखना है कि कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन में फर्क है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि क्या किसी प्रोग्राम में अगर मेन फंक्शन नहीं है तो क्या वो कंपाइल होगा? नहीं सर। कंपाइल होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंपाइल एग्जीक्यूशन होगा, स्टार्ट होती है एग्जीक्यूट नहीं एग्जीक्यूशन से। होगा। कंपाइल कंपाइल होगा वो, होगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं। एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। एग्जीक्यूशन से मुराद है कि जब आपको exe फाइल उठ के रैम में आ जाती है, और वो एक एक करके इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू मिल जाता है, वो उनको एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एग्जीक्यूशन। कंपाइल तो वो हो जाएगा, कंपाइल में तो कोई मसला नहीं है, कंपाइलर का काम नहीं है एग्जीक्यूशन करना। अच्छा जी देखो, आईडी क्या होता है जी, कौन बताएगा? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या काम करता है जी ये? के अंदर और ये टेक्स्ट एडिटर। एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है हमारे पास, जिसमें हमने एडिटर भी होता है, कंपाइलर होता है, ठीक है, कंपाइल करना है, मतलब कि पूरा प्रोग्रामिंग का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक एडिटिंग है जी, और न्यू फाइल्स बनाना, ये सारी चीजें। ठीक है जी। इसमें एडिटर भी होता है, कंपाइलर भी बिल्ट इन होता है, डिबगर भी होता है, और मजीद कुछ एक्स्ट्राज हो सकते हैं, लेकिन ये तीन चीजें तो होंगी। कंपाइलर हमने देख लिया है, इसमें आप इंटरप्रेटर और असेंबलर में इसको मजीद थोड़ा सा कर सकते हो। क्या फर्क है जी इंटरप्रेटर में और कंपाइलर में? सर इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जो है वो का रहता है। फाइल और सारे को सर इकट्ठा कर। एक डिफरेंस और भी होता है सर, इंटरप्रेटर में हमें एवरी टाइम जो है वो प्रोसेस दोबारा करना पड़ता है ट्रांसलेटर का। कंपाइलर जो है वो exe फाइल जनरेट कर देता है, तो एक दफ़ा ही हमें ठीक है, कंपाइल करना पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा, असेंबलर क्या होता है? सर ये असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है, असेंबली लैंग्वेज में लिखे कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, लिंकर आपने देख लिया, लोडर भी देख लिया, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को भी देख लिया। नेम स्पेसेस क्या होती हैं जी? नेम स्पेसेस सर जब कोई चीज़ हम डिफाइन करना चाह रहे हैं ऊपर, तो आई थिंक उसके लिए नेम स्पेसेस यूज़ की जाती है। कैसे, कोई एग्जांपल दें? सर जैसे हम कोई कह देते हैं कि लेबल डिफाइन कर लेते हैं ब्लॉक ऑफ कोड के लिए। ठीक है, नेम स्पेसेस को 2020 के इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा गया था, थोड़ा सा समझ लें। असल में ये स्कोप डिफाइन करने के लिए होती है। अब स्कोप क्या होता है जी, अब थोड़ा सा आगे चलोगे फिर मैं बता देता हूँ आपको। लेट्स से कि जो है ना, इसको कैसे डिफाइन करते हैं पहले ये देख लें।
नेम स्पेस का कीवर्ड है। ये आप लगाओगे, उसके बाद आप कोई भी कस्टम नेम रख सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल M1 रख रहा हूँ, ये N1 कोई भी रख लो। इसमें जो है ना मैंने एक फंक्शन बनाया है माई फंक्शन के नाम से, या सिर्फ फन के नाम से बना रहा हूँ ताकि लिखने में थोड़ा सा आसानी रहे माउस से, और इस पर कुछ इसकी डेफिनेशन है। अच्छा लेट्स से अब जो है ना मैंने एक और नेम स्पेस बनाई है, N2 के नाम से है ये। इसमें भी एक फंक्शन है जी, सेम प्रोटोटाइप का। अब इसके ये है कि इतनी सारी हेडर्स फाइल, इतनी सारी लाइब्रेरी फाइल्स आपके अंदर आपके पास होती हैं। अब एक मैंने कस्टम बनाई है हेडर फाइल, उसमें मैंने अपने नाम से माई फंक्शन रख दिया। और एक मेरा दोस्त ने भी बनाई थी, उसने भी एक फंक्शन का नाम माई फंक्शन रख दिया है। मेरा वाला फंक्शन सम कर रहा है, उसके वाला कह लो कि सब्ट्रैक्शन कर रहा है। अब मैंने जो है ना वो हेडर फाइल इंक्लूड कीजिए, अपनी भी उसकी भी। अब मैं कॉल कर रहा हूँ, अब जाहिर है उसको डेफिनेशन तो आ गई। अब मैंने कॉल की जी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना के जो है डायरेक्ट कॉल कीजिए, फंक्शन को कॉल कर दो जी। अब कंपाइलर को नहीं पता, कंपाइलर के पास दो डेफिनेशंस पड़ी हैं इस वक्त, एक ये वाली, ये कोई, और एक ये वाली। अभी बेशक नेम स्पेस ना लें, अभी इसको बेशक हेडर फाइल समझ लें। अब कंपाइलर यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर देगा कि मुझे नहीं पता आप किस स्कोप वाले की बात कर रहे हो, ये वाला मैंने कॉल करना है, ये वाला कॉल करना है। बिल्कुल इसी तरह हो सकता है, पॉसिबल है, हजारों लाखों। अभी तो हम बहुत छोटे सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, जब हम लाखों हजारों लाइन का कोड बनाते हैं उस वक्त तो कुछ भी पॉसिबल है। तो हमने ये बताना होता है कि इसको यार ये मैं जो है ना फलां चीज वाले की जो है ना बात कर रहा हूँ, तो इसलिए इसको नेम स्पेस बनाया जाता है। वो हेडर फाइल बनाएगा, उसमें एक नेम स्पेस बना लेगा कोई भी। लेट्स से उसने जो है ना अपनी नेम स्पेस में M1 डाल दिया और मैंने अपनी नेम स्पेस का नाम N2 डाल दिया। अब मैं इसको बताऊंगा कंपाइलर को पहले कि यार मैं जो है ना N2 नेम स्पेस वाले की बात कर रहा हूँ, यूजिंग नेम स्पेस N2 जो आप लगाते हो। तो ये N2 में फलां जगह कोई चीज जो है ना डिफाइन हुई है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि आप उस चीज को कॉल कर। आप कह दो सर इस तरह तो आप दो तीन चार तरीके भी हो सकते हैं। आप अगर आपने चीजें दोनों नेम स्पेसेस यूज करना शुरू कर दी, उसको कैसे पता चलेगा, फिर क्या मतलब। फिर वही जो हमेशा स्कोप रेजोल्यूशन हमारे पास काम आता है, फिर आप स्कोप रेजोल्यूशन के साथ बताओगे कि N2 नेम स्पेस में जाके फंक्शन को कॉल कर। तो ये स्कोप डिफाइड करने के लिए होता है, ठीक है। आप किस स्कोप की बात कर रहे हो, किस स्कोप में से जो है ना आप किसी भी चीज को, वेरिएबल को, फंक्शंस को, या किसी भी चीज को कॉल करवा। याद रखनी है नेम स्पेसिस इस काम के लिए यूज होती है। जैसे आप यूजिंग नेम स्पेस std यूज करते हो, यानी कि std के नाम से जो नेम स्पेस है उसमें सी आउट और cn फंक्शन डिफाइन हुए हैं। इसके अलावा भी कुछ लाइब्रेरी फाइल होंगी जिसमें यूज हुए होंगे, लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए। जो मुझे चाहिए वो मैं उनको बता रहा हूँ कि std नेम स्पेस वाली मुझे चाहिए। आप खोल के देखो ना iostream फाइल को, आपको नजर आ जाएगी। अच्छा हेडर फाइल भी हो गई। मेन फंक्शन अभी मैंने बता दिया कि जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। आइडेंटिफायर क्या होते हैं भाई? कीवर्ड जो होते हैं कहते हैं फिर उनको कीवर्ड identifier। क्यों नहीं कहते, हम आइडेंटिफायर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी चीज का नाम नहीं, आइडेंटिफायर वेरिएबल के नाम नहीं होते जो किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नहीं, वेरिएबल की तो ये डेफिनेशन ही नहीं है सर बेसिकली ना तो आइडेंटिफायर चीज है नेम होता ना। है कि किसी भी फंक्शन का भी नेम हो सकता है, किसी बिल्कुल हेडर फाइल का हो सकता है, किसी बिल्कुल वेरिएबल का हो सकता है। बिल्कुल। इनको आइडेंटिफायर आपने बोलते हैं। अपने प्रोग्राम में किसी भी एंटिटी को आइडेंटिफाई करना है, जरूरी नहीं है कि वेरिएबल हो, कोई फंक्शन हो सकता है जैसे उन्होंने बताया, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है वो। उसके लिए हम कॉमन जेनेरिक टर्म यूज करते हैं आइडेंटिफायर, यानी कि आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर रहे हैं। और कभी भी अपने वेरिएबल को नहीं कहना कि आइडेंटिफायर और वेरिएबल सेम है, नहीं। वेरिएबल की डेफिनेशन ही बिल्कुल अलग है। वो हम देखते हैं कि क्या है। आइडेंटिफायर की समझ आ गई? कोई भी फंक्शन का नेम हो सकता है, क्लास का नेम हो सकता है, स्ट्रक्चर का नेम हो सकता है। सर काइंडली नेम स्पेसिस का तो सर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दीजिएगा, इसका ये किस लिए इस्तेमाल होता है? मैंने अभी बताया है, आप लेट ज्वाइन किया आपने। नहीं सर मैं सुन रहा था लेकिन वो सही तरह मुझे समझ नहीं आई। आपने वो प्रोग्राम भी एक छोटा सा बनाया था फंक्शंस कॉल करने के चलिए लिए, आप मुझे जो बता है रहे थे। ना आखिर में बताइएगा, मैं इसको एकदम क्लियर कर लूँ फिर मैं आखिर में आपको बताता हूँ। जी ठीक है सर। अच्छा पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू में क्या डिफरेंस है अभी? कौन बताएगा मुझे? बेसिकली सर पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में डिफरेंस ये होता है कि अगर हम किसी फंक्शन को किसी जगह पे कॉल करते हैं, तो किसी वेरिएबल को, तो वहां पे उसमें जो भी मैनिपुलेशन होती है एक टाइप में जस्ट उस फंक्शन में चेंजेस होती है, और दूसरी टाइप में उसका जो पीछे जहां से हमने उस वेरिएबल को लिया होता है उसकी एक्चुअल वैल्यू भी चेंज हो जाती है। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें क्या चीज होती है? सबको क्लियर है ये चीज, रेफरेंस और वैल्यू?
सर एक दफा आप भी प्लीज बता दें तो बेटर हो जाएगा। सर काइंडली आप बता दें। वैल्यू बिल्कुल सिंपल है। जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करने लगती हो ना, आप कोई ना कोई पैरामीटर पास करते हो। लेट्स से कि मैंने x और y पास किया, ये मेन फंक्शन में से चल रहा था। अब फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे कहीं पे मैंने अलग बनाई होगी, जाहिर बात है। यहाँ पे ये 2 पैरामीटर ले रहा होगा इन टाइप के, मैं मुकम्मल नहीं लिख रहा, बस i और j लिख रहा हूँ, इनके साथ साथ इंट भी है। अब क्या होगा कि इस i की जगह जो है ना, ये x वाली वैल्यू आके अपना रेफरेंस देगी और j की जगह ये y वाली वैल्यू, इस तरह करके। तो यानी i में इस वक्त मेरे पास, यानी कि x में फॉर एग्जांपल 4 था और y में 5 था, तो i में इस वक्त मेरे पास 4 आ चुका होगा और y में यहाँ पे जो है ना 5 आ चुका होगा। अब मैं इनके साथ जो मर्जी करता हूँ, लेट्स से कि मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ z और मैं उसमें जो है इनको मल्टीप्लाई करा लेता हूँ 20, ठीक है जी, करा लिया। उसके बाद मैं y को प्लस प्लस कर देता हूँ, लेट्स से, ठीक है जी, y जो है ना प्लस प्लस हो गया 6 हो गया। उसके बाद मैं x को माइनस माइनस कर देता हूँ, लेट्स से, ठीक है जी, कर दिया मैंने। यानी कि मैं i की और इसकी, सॉरी, x की और y की बात कर रहा हूँ। ये i की और j की लगा लो, एक ही बात है। यहाँ पे जो है ना मैंने i और j के नाम से लिया हुआ, ठीक है, ये हो रहा है। तो i की वैल्यू, j की वैल्यू 4 से कम हो गई 3 होगी। अब आप कह रहे हो कि सर ठीक है जी, i की जो ओरिजिनल वैल्यू थी आ तो x से रही थी ना, और j की जो वैल्यू थी वो y से आ रही थी। तो यहाँ पे देखो उनकी फाइनल वैल्यू 6 और 3 हो गई है। जैसे ये फंक्शन की आखिरी स्टेटमेंट को क्रॉस करेगा तो ये सारे के सारी चीजें जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, इनका कोई वजूद नहीं रहेगा, टेम्पररी है सारी। तो x और y की ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 4 और 5 बरकरार रहेंगी फंक्शन के बाद, ठीक है। मतलब जो भी चेंजेस होंगी वो इस फंक्शन के अंदर अंदर होंगी। जैसे ही फंक्शन की बॉडी खत्म होगी ये सारी चीजें खत्म, जो भी आप करते आए थे अभी तक। यानी कि i की वैल्यू जिसमें ओरिजिनल x की वैल्यू पड़ी थी वो 6 हो चुकी थी, j की वैल्यू कम हो गई 3 हो चुकी थी, ये सारे खत्म ओरिजिनल वैल्यू पे। ये करते क्यों है सर? फंक्शन पैरामीटर पास करने के लिए। एक फंक्शन से आपने काम लेना है, कुछ भी उसमें कुछ तो इनपुट दोगे ना उसको। ये बगैर इनपुट के फंक्शन चलाओगे? सम का फंक्शन है, मैं उसको कह रहा हूँ कि आप सम कर दो 3 और 4 को, और मैं इसको 3 और 4 ना दूं, किसको सम करेगा? सर फिर वो रिजल्ट तो उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर वो क्या देगा जवाब में? कोई बात नहीं है, देखो सम का फंक्शन था, इसने सम किया दोनों को साथ, यहाँ पे शो करवा दिया, शो करवा के जो मर्जी डिस्ट्रॉय होता रहे, मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे तो फायदा है, जो उसमें जगह गहरी हुई थी वो रिलीज हो गई मेरी। ठीक है सर। सर इसमें कहने का मतलब कंसेप्ट ये है एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर का, वो समझा देना फिर बाद में। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि जैसे फंक्शन के अंदर चीज आएगी ना, इन वेरिएबल की कॉपी बन जाएगी। x की अलग कॉपी बन जाएगी जिसका नाम है i, y की अलग कॉपी बन जाएगी जिसका नाम है j, और जो इनकी चेंजेस होगी ना सिर्फ इनकी कॉपीज में होगी, ठीक है। ओरिजिनल जो चीज है वो वैसी की वैसी पड़ी, जैसे हमने शैडो कॉपी में पढ़ा था, वो एक कॉपी बना लेता है और चेंजेस करता रहता है, और बाद में कोई मसला आ जाए तो उन चीजों को तबाह कर दे। तो समझ लो ये बस तबाह कर जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास वैसी की वैसी पड़ी रह जाएगी, ठीक है। रेफरेंस की समझ आई? आ गई सर, आ गई। सॉरी, वैल्यू की, ये वैल्यू की बात हो रही है। अच्छा, रेफरेंस कहते हैं एड्रेस को, क्या आप रेफरेंस भेज रहे हो, उसमें क्या है कि आप जो है ना सिर्फ वैल्यू नहीं भेजते उसकी, जैसे हम इधर में कॉपी करवा रहा था कि ये कॉपी ले लो, एक कॉपी ले लो, नहीं। मैं वेरिएबल जिस जगह पे स्टोर होता है रैम के अंदर, उसका एड्रेस भेज देता हूँ। लेट्स से कि ये एड्रेस 4 है, इस तरह होते तो नहीं लेकिन आप कंसीडर करो, और ये 6 है, तो मैं 4 एड्रेस और 6 एड्रेस भेज दूंगा इनके पास। अब ये जो भी चेंजेस करेंगे ना, पहले तो कॉपीज में हो रही थी, अब कॉपी है ही नहीं, एड्रेस गया हुआ है, तो एड्रेस जा रहा है, जो भी चेंजेस होगी यहाँ पे ओरिजिनली भी हो रही होगी। यानी कि अगर उसने वैल्यू चेंज करके 3 की है तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू भी 3 चेंज होगी। इसने 6 से 5 की है तो ओरिजिनल वैल्यू भी जो उसकी 5 हो जाएगी। और उसके बाद जैसे ये डिस्ट्रॉय होगा, बाकी चीजें डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन ये जो रेफरेंस हो गए ये डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें एक्चुअल फंक्शन में भी कह लो के नजर आ रही होंगी सबको, ठीक है। सर इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि फंक्शन कॉलिंग के दौरान या फंक्शन डेफिनेशन में अगर हम डायरेक्ट वैल्यूज पास करें 4 5 3 तो वो पास में वैल्यू होगी, और अगर कोई वेरिएबल्स पास करें तो पास में रेफरेंस होगा, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। सर एक और चीज, इन दोनों में से कौन सी बेहतर है ये बताएं, बाय रेफरेंस है या बाय वैल्यू? यार देखो, बेहतर नुकसान आप कुछ नहीं कह सकते, ये आपके काम पे बेस करता है कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और कहाँ पे फंसे हुए हो। सर ये इसकी एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं कि देखिए जैसे हमारा अकाउंट का बैलेंस होता है, उसमें कोई ट्रांजैक्शन में डालते हैं तो वो ट्रांजैक्शन प्लस हो या माइनस हो, तो पीछे जो अकाउंट का बैलेंस है
वो ठीक है। उससे प्लस या माइनस होना चाहिए, उस सूरत में हम पास बाय रेफरेंस यूज करेंगे। ऐसे ही सर? बिल्कुल। और किसी ने अपने ये ख्यालात पेश करने हैं? अच्छा, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दी थी, यहाँ पे एक फंक्शन था फन नाम का, और इसमें आई और जे था। तो ये आई और जे जो है ना, इनको हम फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। तो जहां से मैं कॉल कर रहा था मेन फंक्शन से फंक्शन को, उधर जो मैं भेज रहा था 4 और 5, ये एक्चुअल पैरामीटर थे। बस ये डिफरेंस है इसमें, जो आप यहाँ से पूछ रहे थे। जहां से आप ठीक हो ओरिजिनल गया किसी फंक्शन को कॉल करते हुए कुछ चीज भेजते हो, वो एक्चुअल पैरामीटर है, जिसको आप आर्गुमेंट्स भी कहते हो। इसका दूसरा नाम आर्गुमेंट्स भी है। और जो फंक्शन की जहाँ पे डेफिनेशन होती है, जहाँ आपने रिसीव करने के लिए उनको बताया होता है कि ये फलां चीज रिसीव करेगी, तो ये जो है ना, ये फॉर्मल कहलाए जाते हैं। याद भी एक ना डेली लाइफ की एग्जांपल देता हूँ मैं। किस चीज की? ये पास बाय रेफरेंस और वैल्यू की। जी जी बिल्कुल, पेश करें। जैसे ना हम लेट्स सपोज जाते हैं पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो कोई लेट्स सपोज एक्स है उसका नाम, ठीक है। तो आके ना दूसरे बंदे को कहता है कि आप पुलिस स्टेशन जाएं और मेरा रेफरेंस दीजिएगा, ठीक है। तो कहता है एक्स बंदा है, ये इसने मुझे भेजा, ये काम कर दे, तो ये तो हो गया पास बाय रेफरेंस। और अगर वही बंदा जाता है उधर वैल्यूज कोई देता है, यानी कि पैसे देता है, तो वो पास बाय वैल्यूज होगा। चलो भाई, ये एग्जांपल बरल पीपीएससी में ना देना। नहीं नहीं, उन्हें नहीं देने। ठीक है। अच्छा जी, लूप तो पता होगा आप सबको? जी सर पता है। ठीक है सब। अच्छा, एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, डू वाइल में और वाइल में क्या फर्क है भाई? डू वाइल कम से कम जी एक सर। दफा जरूर चलता है, वाइल जो डू है वो वाइल में तो लगे कंडीशन गलत हो जाए ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा तो जाता है कि गलत हो वाइल जाता है लूप और फॉर लूप में क्या फर्क है? मतलब हम ये कुछ जगह पे सेंटिनल वाइल वैल्यू में वाली जो कंडीशन पहले चेक करेगा। फॉर में नहीं पहले ही कंडीशन चेक करता है। जी, फिर क्या डिफरेंस हुआ? फॉर लूप जो जहाँ होता पे है सर वो हमें सिर्फ इटरेशन का पता हो काउंटर ना कि कंट्रोल लूप कहते हैं कितनी ना। हाँ एग्जीक्यूट जी, होगी, वहाँ पे फॉर लूप यूज होता है। और बिल्कुल। जी जहाँ सर। पे आपको एडवांस में पता हो कि आपकी लूप इतने बार चलेगी, वहां पे आपको फॉर लूप यूज करनी चाहिए। कर आप वाइल भी सकते हो वहां पे, लेकिन जो एक कह लो के पैरामीटर चला हुआ है प्रोग्रामिंग का, और जहाँ पे आपको इन एडवांस ना पता हो कि आपकी लूप कितनी दफा चलनी है, वो रन टाइम पे डिसाइड होगा, वहां पे आपको वाइल लूप यूज करनी चाहिए। स्टैक क्या होता है जी? सर वो Data डू वाइल स्टैक और का वाइल तो डिटेल एरे में की बता दें टाइप है। प्लीज। हैं? स्टैक पर हमारे पास एरे होगा। सर आपकी आवाज नहीं हुए। एक डेटा स्ट्रक्चर है सर। ये एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट कल किया मैंने जाता है। परसों मैंने जो है ना, डीबीएमएस में और डाटा स्ट्रक्चर में डिफरेंस बताया था कि डीबीएमएस फलां जगह काम करता है और डाटा स्ट्रक्चर फलां जगह काम करता है। क्या फर्क था वो? अच्छा, ये अभी डाटा स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, मैंने तो दूसरे टर्म में लिखा था, लेकिन चलो आप डाटा स्ट्रक्चर की तरफ में बताना चाहते हो तो वही बता दो। तो ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट किया जाता है, यानी लिफो इस्तेमाल किया जाता है, उसे स्टैक बोला जाता है। यानी जो सबसे लास्ट में आइटम एंटर करनी है, सबसे पहले निकाल लेंगे। चलो ठीक है। अच्छा, हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है ना, यानी कि रैम, वो 3 पोर्शन में डिवाइड होती है। ये हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा था। एक पोर्शन जो है ना, उसको हम डाटा सेक्शन बोलते हैं, जिसमें किसी भी प्रोग्राम का जो भी कोड होता है वो लाइन बाय लाइन यहाँ पे कॉपी हो जाता है और वो यहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है डाटा सेक्शन से। उसके बाद हमारे पास पोर्शन आता है स्टैक का। स्टैक मेमोरी का एक पोर्शन है। कोई भी प्रोग्राम अपनी एग्जीक्यूशन के दौरान, क्यों भाई, सबको प्रॉब्लम नहीं हो रही, दोबारा शेयर कर। शो हो रही है सर। जी हुई है? नहीं सर, जी सर हो रही है। गुजारा करो फिर, सुन लो, समझो रेडियो तो अच्छा ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, रैम का दूसरा पोर्शन, उसको हम स्टैक पोर्शन बोलते हैं। कोई भी प्रोग्राम अपने एग्जीक्यूशन के दौरान कुछ भी वेरिएबल्स वगैरह
इसको आप लोकल वेरिएबल कह सकते हो। कोई फंक्शंस वगैरह को कॉल करता है, उसकी जितनी भी टेम्पोरली मेमोरी जितनी भी चीज होती है वो स्टैक पोर्शन में से एलोकेट की जाती है। इसको अभी हम पॉइंटर्स पढ़ते हुए तफसील से देखेंगे। और उसके बाद है कि हीप पोर्शन। ये मेमोरी का ऐसा पोर्शन है जो डायनामिकली एलोकेशन के लिए मखसूस होता है। यानी कि आपके प्रोग्राम में कुछ ऐसा कोड है जिसको नहीं पता कि मैंने जो है ना इन एडवांस कितनी मेमोरी इसको देनी है। फिर ऐसे पोर्शन को जो है ना आप डिले कर देते हो रन टाइम तक के लिए, कि रन टाइम पे मैं यूजर से पूछ लूंगा उसको कितनी मेमोरी चाहिए और वो जितनी मेमोरी देगा उस हिसाब से मैं मेमोरी एलोकेट करवाऊंगा। ऐसी मेमोरी जो है वो हीप पोर्शन में से एलोकेट की जाती है। तो ये 3 पोर्शन होते हैं मेमोरी के, डाटा सेक्शन, स्टैक सेक्शन या स्टैक पोर्शन और हीप पोर्शन। तो इनमें से स्टैक की बात हो रही थी। स्कोप मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कोई ना कोई डिलिमिटर होता है किसी भी चीज का, बेशक वो वेरिएबल है, कोई फंक्शन है, उसके अंदर अंदर वो चीज जो है ना वायबल होती है, उससे बाहर निकलती जो है ना बाहर वाले पोर्शन को प्रोग्राम के नहीं पता होता कि वो क्या चीज है। जैसे यहाँ पे मैंने आई और जे की एग्जांपल दी थी अभी फंक्शंस के अंदर, तो इसका स्कोप सिर्फ इस फंक्शंस तक था। इसी तरह मैं एक मेन प्रोग्राम के अंदर जो है ना मैंने कोई चीज बनाई है, उसका जो स्कोप कह लो या लाइफ टाइम कह लो, पूरा मेन प्रोग्राम हो। तो मुख्तलिफ स्कोप होते हैं, ये मैटर करता है कि आपने कोई चीज कहाँ पे डिक्लेयर की है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में फर्क है, कौन बताएगा? सर डिक्लेरेशन में जब हम वेरिएबल के डाटा टाइप और नेम डिफाइन करते हैं, इनिशियलाइजेशन में सर उसमें हम वैल्यू कोई ना कोई असाइन करवा देते हैं। ठीक है जी, इस तरह करके आपने कोई चीज इंटीजर टाइप में कोई वेरिएबल बनाया, ये जो है ना डिक्लेरेशन, कोई भी आप किसी चीज की भी ले सकते हो, मैं वेरिएबल दे रहा हूं और इसी में आपने कोई वैल्यू दे दी। लेट्स से के स्कोप दोबारा बता दीजिएगा। स्कोप जो है ना वो लेट्स से कि मैं वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, इसमें पहले इरेज कर लूं। ये देखो, ये मेन प्रोग्राम है, यहाँ से स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मैंने शुरू में इंटीजर टाइप का ए लिया कोई, अच्छा उसके बाद कोई और 4 स्टेटमेंट थी, उसके बाद मैंने एक नया फंक्शन बना लिया, ठीक है, उसमें जो है ना मैंने अंदर कोई एक नई वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का, लेट्स से कि वाई। इसने अपना कोई काम करना शुरू कर दिया। इसके बाहर आके यहाँ पे मैं अगर वाई को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा ना, तो वो कहेगा कि मुझे नहीं पता कंपाइलर के वाई क्या चीज है। वाई की जो किसी भी कोई वेरिएबल है ना, उसकी वायबिलिटी हम चेक करते हैं कि वो उसकी लाइफ स्पैन कहाँ तक है, वो कहाँ से बना है और कहाँ पे जाके वो खत्म हो गया है। तो कोई भी चीज शुरू होती है ना, स्ट्रक्चर कोई भी शुरू होता है, जैसे कोई स्ट्रक्चर से मुराद है कि जिसकी कोई एक तो कोई स्टेटमेंट हो और उसके बाद बकायदा एक बॉडी हो, उसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे लूप स्ट्रक्चर है, आप लूप को कह लोगे हाँ जी कोई कंडीशन होगी, उसके बाद इसकी एक ब्रैकेट लगेगी और उसके बाद दूसरी ब्रैकेट, इसके अंदर जितनी भी है ना ये लूप की बॉडी हम कह रहे होते हैं। तो इस बॉडी के अंदर कोई भी चीज होगी ना, वो सिर्फ इसी बॉडी के अंदर ही विजिबल होगी। बाहर वाले बंदों को, बाहर वाले कंपाइलर को कुछ भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या चीज है। हाँ, वो जब इस दफा कंट्रोल इसके अंदर आ गया, उसको फिर पता चलना शुरू होगा, अच्छा ये भी चीज है, ये भी चीज है, ये भी चीज है। तो इस चीज को हम स्कोप कहते हैं कि कोई चीज कहाँ से लेके कहाँ तक एक्सेस की जा सकती है कंप्यूटर में, सॉरी प्रोग्राम में, उस चीज को कहते हैं उस चीज का स्कोप है। तो ये जो ग्लोबल वेरिएबल कहाँ पे वो क्रिएट हुई और कहाँ पे जाके वो डिस्ट्रॉय होगी, ये समझ आ गई सर। ये ग्लोबल और लोकल वेरिएबल जो होते हैं वो यही वाले होते हैं? बिल्कुल, ग्लोबल का स्कोप थ्रू आउट प्रोग्राम होता है। एक दफा आपने बनाया, पूरे प्रोग्राम में आप उसको एक्सेस कर सकते हो कहीं पे भी। जबकि लोकल है वो किसी फंक्शन के अंदर ही सिर्फ एक्सेसिबल होंगे या किसी स्ट्रक्चर के अंदर जहाँ पे वो डिफाइन है, डिक्लेयर। ये सर इसका स्कोप ही है? जी बिल्कुल, स्कोप की बात हो रही है। सर ये ग्लोबल की मिसाल है, जैसे ये आपने वाई लिखा हुआ है बाहर, कर्ली ब्रेसेस के बाहर आपने वाई लिखा है, ये ग्लोबल की मिसाल है? नहीं, ये तो लोकल था ना, इस सिर्फ फंक्शन के अंदर था। अच्छा, ये जो है ना ये ग्लोबल वेरिएबल है। इससे पहले सर ये जो स्टैक है इसके अंदर हम क्या क्या सर एक क्वेश्चन था, ये सारा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा आगे चलने दो मुझे, सारा क्लियर हो जाएगा। सर ये स्टैक के बारे में आपने जो बताया था यार, ये सारा क्लियर हो जाएगा स्टैक के बारे में, थोड़ा सा आगे चलने दो। ठीक है सर। अच्छा, कीवर्ड क्या होते हैं के बारे में क्वेश्चन था एक। जी सर जो मेन फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल सर जो मेन फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल बनाते हैं, क्या वो लोकल होगा कि ग्लोबल होगा? ग्लोबल तो सर फंक्शन के बाहर होता है यार। वो मेन देखो ना, आपने जो भी चीज बनानी है वो मेन के अंदर बनानी बाद में।
तो मेन के अंदर जो भी चीज आएगी उसके हिसाब से वो ग्लोबल होगा, वो इसको एक्सेस कर सकता है। अगर आप क्लासेस मतलब वगैरह मेन ले रहे हो कि एक दफा अपने मेन की बॉडी से बाहर आ जाना है या उससे पहले कुछ चीज लिखनी है, उसके लिए फिर वो ग्लोबल लियो। जाहिर बात है, हम तो ये लेके चल रहे हैं ना, अभी सिर्फ हमारा मेन में शुरू होता है कोई प्रोग्राम और उसके बाद खत्म हो जाता है, हमने बाहर निकलना ही नहीं। सर अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो हम मेन वाले को कंसीडर कर सकते हैं ना ग्लोबल वेरिएबल? वो आपको सिनेरियो देगा बकायदा, तो ये सिनेरियो जी इसमें मुझे बताएं क्या है, फिर उस हिसाब से जी आपने ठीक बताना है है। सर। ग्लोबल आप उसको सिर्फ ये बताओगे कि वो आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, अगर वो एक्सेसिबल है वो तो ग्लोबल है। कीवर्ड बताओ जी। ऐसे रिजर्व वर्ड बिल्ट इन कीवर्ड्स जो लैंग्वेज की लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है, जैसे फॉर हम यूज नहीं कर सकते, या सी इन सी आउट हो गया, ठीक है, ये इनके चीजें जो प्री वेरिएबल या किसी जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ये प्री डिफाइंड इनका एक मतलब होता है, लैंग्वेज के जो डेवलपर उन्होंने बता दिया कि ये इसका ये है, इनको आप जो है ना अपने किसी और मकसद के लिए ओवरराइड वगैरह करके यूज नहीं कर सकते। वो सारे कीवर्ड हैं जितने भी आप देखते हो, फॉर, इफ, वाइल, इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ये जितनी भी चीजें हैं सारे के सारे वो। मैक्रोज क्या होता है जी? वेरिएबल, शॉर्टकट वेरिएबल। वो क्या होता है? सर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कमांड्स होती हैं सर ये। जैसा कि सर कोई फंक्शन जैसे कि हमने किसी को सर यूज करना है प्रोग्राम में, जैसे लेट्स सपोज हमने कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम बना दिया पूरा पूरा, जिसमें सम सब्ट्रैक्शन सारे सर फंक्शन मिनी फंक्शन सर काम करेंगे, फाइव की तो वैल्यू फिर हम होती है, एक ही फंक्शन वेरिएबल यूज डिफाइन कर कर सकते हैं। लेते अच्छा, ये जो है ना मैक्रोज ये होते हैं कि जो है ना, ये समझ लो कि प्रोग्राम के अंदर जो है ना अभी आप डमी वैल्यू रखवाते आ रहे हो, अभी आपको किसी चीज की एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं है, तो पता नहीं कितनी दफा आपके प्रोग्राम में कोई चीज इनकाउंटर हो गया, आपको एग्जैक्ट नहीं पता। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे प्रोग्राम में 1000 दफा मैंने एक चीज लिखनी है और अभी मुझे उसकी वैल्यूज का नहीं पता। हाँ, मुझे ये पता है कि जब मैं प्रोग्राम को कंपाइल कर किसी को हैंड ओवर करने लगूंगा ना, मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू का पता चल जाए। तो ठीक है जी, मैंने बना लिया, अब 1000 जगह जो है ना वो चीज यूज हुई थी, उसने मुझे आके बताया जिसकी वैल्यू ये है। लेट्स से कि मैं कह देता हूँ कि डेट ऑफ इनागुरेशन कह लें मेरी शॉप का, वो मैंने अपने कोई किस कस्टमर को मैं बना के दे रहा था, मैंने उसको जो है ना 1000 जगह पे यूज किया था। उसने मुझे आके बताया जी अब मेरा फाइनल हो गया है कि फलान डेट को मैं इनागुरेट करूंगा। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं अब बैठ गया हूँ जी, बार बार ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ पे है वो, बार बार रिप्लेस करता रहा हूँ करता रहा हूँ करता रहा हूँ। तो ऐसी चीजों के लिए जिसका मुझे अभी कंफर्म नहीं पता, अभी हाँ थोड़ी देर कुछ देर के बाद मुझे उसकी वैल्यू को पता चल जाएगा, कोई मुझे बता देगा, तो इस चीज को जो है ना मैं क्या करता हूँ, फिर डमी वैल्यू रखवाना शुरू कर देता हूँ। और जैसे मुझे उस वैल्यू को पता चलेगा तो मैं वहां पे सिर्फ एक दफा जो उसको बताऊंगा कि इसकी फलां वैल्यू है, और कंपाइलर जो है ना उसको सारी इस वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। इसको हम मैक्रोज बोलते हैं। हैश डिफाइन कीवर्ड से इसको आप बनाते हो, ठीक है, कोई भी इसका कस्टम नेम रख सकते हैं और वैल्यू आप दे देते हो। या ऐसी जगह पे यूज होता है जिसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो, लेट्स से पाई की ले लो, आप वो कहता है कि आपने जहां भी पाई की वैल्यू डालनी है ना इस प्रोग्राम में एग्जैक्ट वैल्यू डालनी, तो वो पता नहीं कितने इंटीजर तक जाती है, तो 300 400 पता नहीं कितने डेसिमल पॉइंट्स तक इसकी वैल्यू अब तक निकल चुकी है। लेकिन चलो कम से कम 20-25 तक आप लगा लो कि आपने लिखनी बार बार आप लिखने बैठ रहे हो, तो आप ये करोगे कि तब इसको डिफाइन कर लो वहाँ शुरू में, हैश डिफाइन पाई करके, और उसके अलावा जो है ना हर जगह इसको यूज करते हैं। बेशक जितनी मर्जी फाइल्स हो अंदर, जितनी मर्जी है लाइब्रेरी फाइल हो, हेडर फाइल्स हो, क्लासेस हो, सारी जगह यूज होती है। तो इस काम के लिए मैक्रोज यूज होती है। ये मुझसे सर इस तरह की वैल्यूज 2020 को कांस्टेंट से नहीं सेव करते, कांस्टेंट में, कांस्ट में? नहीं, ये और चीज है। कॉन्स्ट जो है ना वो सिर्फ उसी चीज के अंदर होगा जिसमें आपने बनाया, जैसे मेन फंक्शन में बना दिया तो ठीक है, दूसरी कोई और क्लास है उसमें उसको कैसे एक्सेस करो, ये हर जगह एक्सेसिबल होता है क्योंकि ये मेन से भी बाहर बनाया जाता है। तो ये मुझे 2022-20 के इंटरव्यू में पूछा था मैंने, तो मुझे इसका जवाब नहीं आया, इसलिए फिर मैंने ऐड कर लिया। मैंने चलो आप लोगों को बता दूंगा। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है भाई? सर स्पेशल कैरेक्टर्स हैं फॉर्मेटिंग के लिए आउटपुट में। ठीक है, एग्जांपल दो C++ के हिसाब से। सर \n है, \t है, इस तरह। \n C++ में काम करता है? आई थिंक करता है सर। अच्छा, मुझको नहीं पता, मेरे ख्याल में तो उसके लिए एंड लाइन का कीवर्ड सर है। असल में ना जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो C++ की वो इकट्ठे एडिटर है, तो वो वाली भी चल जाती है। अच्छा ठीक है, तो यार फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें ऐसी आती है जहाँ पे आप फॉर्मेट करने में प्रॉब्लम आती है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि माय नेम इज
इजाज फारूक, और इजाज को मैं चाहता हूँ कि कोटेशन में आए, डबल कोट्स में जो है ना इजाज और फारूक मेरा शो, बाकी वैसे शो। अब मसला ये है कि मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ, तो मैंने शुरू किया है स्ट्रिंग के साथ, तो यहाँ पे मैंने शुरू में डबल कोट डाला माय नेम इज, और आगे यहाँ पे इजाज फारूक के साथ मैंने अगेन डबल कोट डाला, वो तो ये कहेगा सिर्फ ये पोर्शन है स्ट्रिंग का, उसके लिए तो मुकम्मल हो गए। ये वाला पोर्शन वो कहेगा पता नहीं क्या चीज़ है, मैं तो नहीं जानता इसको, यहाँ पे मुझे तो इतना पता है कि यहाँ पे आगे स्ट्रिंग का पोर्शन कंप्लीट हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिंपल, जो जिस तरह वो कंपाइल करता है ना उसमें वो नहीं आ सकती, तो इस चीज़ के लिए हमारे पास जो है ना फॉर्मेटिंग को बेहतर बनाने के लिए एस्केप सीक्वेंस है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बैक स्लैश डाल देता हूँ, उसके बाद कोई भी कैरेक्टर डालूंगा वो एज इट इज प्रिंट होगा। हाँ, ये बैक स्लैश जो है ना ये प्रिंटिंग के दौरान प्रिंट नहीं होगा। तो मैंने डबल कोटेशन डालना है कहीं पे बीच में, तो मैं बैक स्लैश डाल के डबल कोटेशन इस तरह डाल दूंगा। सिंगल डालना है इस तरह डाल दूंगा, सिंगल बैक स्लैश डालना है तो डबल, एक बैक स्लैश एस्केप सीक्वेंस वाला और एक बैक स्लैश। इस तरह के काफी सारे हमारे पास है जो हमें फॉर्मेटिंग को बेहतर बनाने में मदद। फंक्शन क्या है जी? सर एक नेम ब्लॉक ऑफ फंक्शन कोड होगा। ठीक है, आप सबको पता है, ठीक है। इनलाइन फंक्शन क्या है ये बताओ? ये बड़ा 2022 के इंटरव्यू में घूमता रहा है। सर ये इनलाइन आई थिंक वो फंक्शन होता है जो रिटर्न वैल्यू नहीं करता। नहीं ऐसी कोई बात। इनलाइन फंक्शन सर जी ऐसे फंक्शंस होते हैं, मतलब जो जिनको ऐसा कोड जो मतलब कंपाइलर बार बार कॉल कर रहा है उसको फंक्शन को, तो कंपाइलर क्या करता है उस फंक्शन को ना बार कॉल करने की बजाय जो उसका कोड होता है ना वो कॉपी कर लेता है। बिल्कुल। तो वो कोड को सर उसी कोड को वो कॉपी को चला लेता है जिससे इसकी मेमोरी और टाइम बचता है सर। हाँ जी, एक्सप्लेन करने की जरूरत है जी, शाबाश यार सर। जैसे कैश में यूज नहीं कैश और चीज है, समझ आ गई है? वो डाटा रखवाता है जो बार बार उसने यूज करना। नहीं वो कंसेप्ट देखिए जी, क्या होता है कि जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो ना, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन एकदम स्टॉप होती है, कंट्रोल यहाँ से उस फंक्शन पे शिफ्ट होता है। दैट्स ये फंक्शन, तो यहाँ से जितनी वो होगा करेगा, उसके बाद जब लास्ट स्टेटमेंट होगी यहाँ पे कंट्रोल दोबारा यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब लेट्स से कि इसकी जो है ना सिर्फ 2 स्टेटमेंट है इस फंक्शन की, और ये फंक्शन जो है ना मेरे पूरे प्रोग्राम में 100 दफा कॉल हो, इतना इस स्टेटमेंट का मुझे जो है ना ओवरहेड नहीं था जितना इस यहाँ पे रुक के एक दफा कंट्रोल यहाँ गया और यहाँ से दोबारा यहाँ पे आया, इसको ओवरहेड ज्यादा होगा। तो याद रखना इनलाइन फंक्शन एक तो हमेशा उस फंक्शन के लिए यूज करेंगे हम जिसकी बॉडी छोटी होगी, स्टेटमेंट्स छोटी होंगी, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स छोटी होंगी। होता क्या है, आप किसी भी फंक्शन के साथ जो है ना इनलाइन का कीवर्ड लगा देते हैं, ठीक है। अब जिस फंक्शन के जब कंपाइलर कंपाइल करना शुरू करेगा वो देखेगा किसी फंक्शन के साथ इनलाइन का कीवर्ड लगा हुआ, और यहाँ आप यहाँ पे नहीं लगाओगे कॉल करते हुए, जहाँ पे इसको डिफाइन करोगे इसके प्रोटोटाइप्स, और उसके बाद जब इसको सारी डेफिनेशन दे रहे होगे कि इसके अंदर ये चीजें वहां पे लगाओगे, तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि अच्छा इसको मैंने इनलाइन करना है। इनलाइन से क्या मुराद है कि जहां जहां पे ये फंक्शन कॉल हुआ होगा ना, कंपाइलर कंपाइल करते वक्त इसकी पूरी डेफिनेशंस को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देगा, कॉल को खत्म कर देगा, कॉल की जो स्टेटमेंट है उसको इस बॉडी से रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे फिर इसी तरह करेगा इसकी बॉडी से रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे फिर इस तरह करेगा, 100 दफा जो है ना वो 2 स्टेटमेंट उठा के यहाँ पे रिप्लेस कर देगा। तो इस तरह जो क्या होगा कि हमारा इधर से कंट्रोल शिफ्ट करने वाला ओवरहेड कम हो जाएगा, क्योंकि 1-2 स्टेटमेंट्स थी, 3-4 ही थी, तो हमारा जो है ना हमें लिखनी भी नहीं पड़ी, हमारा ये काम भी होगा। हम तो इसलिए बच रहे थे ना, फंक्शन हम तो अपने आसानी के लिए बनाते हैं ना, हमें बार बार स्टेटमेंट लिखनी ना पड़े। तो हमने लिखी भी एक दफा, लेकिन हमने कंपाइलर को इस तरह कर दिया कि वो जो है ना जब भी कंपाइल करेगा वो उसकी स्टेटमेंट्स को उठा के वहीं ले आएगा, और हमें ऐसे ही लगेगा कि सिंगल लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन चला हुआ है, कोई फंक्शन इसमें कॉल नहीं हुआ। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जिस भी फंक्शन के साथ आप इन लाइन का कीवर्ड लगा दोगे, इसका हरगिज़ मुझे ये मतलब नहीं है कि वो इन लाइन बन गया है। इसका मतलब है कि आपने कंपाइलर से रिक्वेस्ट की है, कंपाइलर बाकी चीजों को देखेगा, मेमोरी का हिसाब किताब देखेगा, अगर तो उसे सब चीजें ठीक मिली तो वो फिर इसको इनलाइन कर देगा, वरना वो सिंपल इसको इग्नोर भी कर सकता है। तो 100% अश्योरिटी नहीं है कि वो चीज इनलाइन हो जाएगी, और हमेशा ये इन फंक्शन के साथ होता है। समझ आ गया? जी सर। ठीक है, रिकर्जन क्या है जी? फिर एक फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, और इसके अलावा? ठीक है, बोलो। रेपिटेशन होती है ना सर, इसकी वजह से बार बार वो कोड चलता रहता है, यानी जैसे लूप से हम काम करते हैं वो रिकर्जन से किया जा सकता है। वो तो लूप का काम नहीं, रेपिटेशन तो
रिकर्जन या रिकर्सिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो अपने आप को बार बार कॉल करता है। वो क्यों करता है, वो जब हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे वहां पे हमें देखेंगे कुछ चीज ऐसी हैं जो रिकर्जन के बगैर हम सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतनी डेफिनेशन याद रखें, कुछ फंक्शंस हैं वो अपने आप को कॉल करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस तरह के फंक्शन को हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। पॉइंटर हम आगे पढ़ेंगे, डी रेफरेंस भी जब हम पॉइंटर पढ़ेंगे उसमें हम देख लेंगे, हीप हमने ऑलरेडी देख लिया। अच्छा जी, पॉइंटर देख लो जी, क्या होता है जी पॉइंटर? डेफिनेशन तो सबको आती होगी। वेरिएबल का एड्रेस जो स्टोर करता है उसे कहते हैं पॉइंटर इज अ पॉइंटर। डेटा स्ट्रक्चर सर, ये एक डेटा पॉइंटर इज अ वेरिएबल सर, जो किसी भी दूसरे वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और ये डायनामिकली होते हैं और हीप की मेमोरी यूज करते हैं, हीप में मेमोरी यूज करते हैं सर। ये नहीं हीप में मेमोरी यूज नहीं करते पॉइंटर, तो स्टैक में करते हैं और सर। भी कोई, ये स्टैक पोर्शन से लेते हैं, मैं भी आपको समझाता हूँ। हाँ जी, कोई और इसको मजीद बेहतर बनाना चाहे? चलो, एड्रेस वेरिएबल का तो पता है ना सबको कि एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज होता है। जी जी इस सर। तरह से हम इसको बताते हैं। कंपाइलर को कैसे बताते हैं कि फलां चीज को पॉइंटर बनाना है, उसको हम स्टैटिक साइन कर लगा देते हैं, तो कंपाइलर को पता चल जाता है कि ये पॉइंटर बनाना है। अच्छा, अब क्यों यूज करते हैं पॉइंटर का? काम मतलब ये है कि हमें क्या जरूरत पड़ी है क्या किसी मेमोरी का जो है ना हम एड्रेस सेव करते फिर हम डायरेक्ट उसमें कोई वैल्यू शैल्यू क्यों नहीं रखवा लेते, हम अपना काम क्यों नहीं निकाल लेते? ये जो क्वेश्चन है जो बंदे के जहन में आते हैं, यार पॉइंटर पर क्यों यूज करते हैं, पता नहीं क्या है पॉइंटर। तो इंशाल्लाह आज के बाद जो है ना आप लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी भी पॉइंटर क्या है। देखो जी, जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि किसी भी प्राइमरी मेमोरी को जो है ना हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया होता है। कोड सेक्शन होता है, स्टैक सेक्शन होता है और हीप सेक्शन होता है। जैसे ही कोई प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको मैंने डबल क्लिक किया तो क्या होगा कि वो फाइल उठ के रैम के कोड सेक्शन में आ जाएगी। हमने काफी अर्सा पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में भी देख चुके हैं और अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था इस चीज को। तो रैम के पोर्शन में आ जाएगा। उसके बाद वो एक एक करके जो है ना अपनी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। लेट्स से कि ये मेरे पास कोई एक फाइल है जिसमें ये फंक्शन मेन फंक्शन बना हुआ है जी, 3 उसने वेरिएबल बताए हुए डिक्लेयर किए हुए हैं, उनको वैल्यू दी हुई इनिशियलाइज किए हुए हैं और आखिर में जो है ना उसको एक की वैल्यूज को प्रिंट करवाई। अब होता क्या है, जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पे ये कंपाइलर सॉरी सीपीयू मिलेगा इसको, वो कहेगा अच्छा 1 मिनट दीजिएगा यार। अच्छा जी, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। पहली इंस्ट्रक्शन इनकाउंटर होगी, उसको पता चल जाएगा अच्छा मैंने 3 वेरिएबल बनाने हैं ए बी और सी नाम का। तो मैंने बताया था कि कोई भी प्रोग्राम जब अपने कोड सेक्शन में पढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ स्टैक को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। उसने कोई भी मेमोरी चाहिए, उसको कुछ भी काम उसने करना है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टैक को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। स्टैक में वो अपनी जगह घेरेगा। तो लेट्स से उसने ये इतनी जगह जो है ना मेन प्रोग्राम ने घेर ली, मेन फंक्शन में। पहली इंस्ट्रक्शन उसको मिली, उसने क्या किया जी, एक ए नाम का वेरिएबल बना दिया, एक बी नाम का वेरिएबल बना दिया और एक सी नाम का वेरिएबल बना दिया। इंटीजर टाइप के हैं जी। लेट्स से कहते इसका एड्रेस है 100, इसका 102 और 104। कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करना, मैं 100 से कर रहा हूँ मेमोरी। तो ये उसके एड्रेस होंगे और इसमें जो है ना अभी कोई वैल्यूज नहीं लिखना। दूसरी बात स्टेटमेंट चली, उसने कहा जी 102 वाली सॉरी 10 वाली पोजीशन पे ना 10 रखवा दो। उसने कहा ठीक है ये लो, मैंने रखवा दिया 10। सेकंड स्टेटमेंट चली, उसने कहा जी 20 रखवा दो। उसने कहा ठीक है मैंने 20 रखवा दिया। थर्ड स्टेटमेंट चली, उसने कहा 30 रखवा दो, 30 ला दी। उसके बाद प्रिंट एफ चला, वो कह रहा है कि स्क्रीन पे जो है ना इसको प्रिंट करा दो, इसको अभी हम होल्ड में रखते हैं। अच्छा ये देखो नेक्स्ट स्लाइड शो हुई है। जी सर। काम जो है ना मेरे साथ के कोड सेक्शन में उठ के आ चुका है। अच्छा, इससे पहले एक बात याद रखना कि जो पोर्शन मेमोरी का कोई भी प्रोग्राम स्टैक में घेरता है और वहां पे अपना मेमोरी वगैरह वेरिएबल वगैरह फंक्शन वगैरह जितने भी चीजें बनाता है, उसको उस प्रोग्राम का फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड कहते हैं। मैं इसको AR से जाहिर कर रहा हूँ, एक्टिवेशन रिकॉर्ड। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या है। कोई भी प्रोग्राम जब एक दफा वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है उसके बाद वो स्टैक में जो भी मेमोरी का पोर्शन घेरता है ताकि वहां पे अपने वेरिएबल्स वगैरह को बना सके, जगह दे सके, उसको हम कहते हैं कि उस फंक्शन का वो उस प्रोग्राम को एक्टिवेशन रिकॉर्ड।
तो अभी इसने एक्टिवेशन रिकॉर्ड को नहीं दिखाया हुआ, तो सिर्फ अभी ये प्रोग्राम उठ के आया तो अभी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो। देखो अब यहाँ पे जो है ना बकायदा एग्जीक्यूट हो गया है, उसने जो है ना तीनों चीजें मेमोरी बना भी दी और वैल्यू भी रखवा दी, और यहाँ पे मैंने बता भी दिया कि इसको एक्टिवेशन रिकॉर्ड कर गया। इस तरह करके आपका प्रोग्राम चलता है। ये तो बिल्कुल एक सिंपल सी चीज है, इसमें ना कोई पॉइंटर ना कुछ, सारा कुछ ठीक ठाक हो रहा है। जैसे ये आखिरी स्टेटमेंट चलेगी, हमें पता है कि आउट ऑफ स्कोप हो गए, तीनों वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मेमोरी फिर से फ्री किसी और को देने के लिए हमारे पास आ जाएगी। एक हमारे पास बिल्कुल ठीक ठाक तरीका। मसला कहाँ आता है जब हमारे पास जो है ना, जैसे कि मैं अभी बताया था कि मुझे पता ही नहीं है मैंने कितने वेरिएबल बनाने हैं। यहाँ तो मुझे पता था ना मैंने 3 बनाने हैं, मैंने 3 एडवांस में बना लिए थे। बनाने से मुराद ये तो नहीं, अभी मैंने जगह तो नहीं दी थी उसको जब मैं लिख रहा था, लेकिन मैंने कंपाइलर को बता दिया था कि जब ये प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होगा मेमोरी में 3 वेरिएबल बनाएगा। तो उसको पता था, उसने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं, मुझे पता चल गया, जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा मैं स्टैक में जाके जगह घेर लूंगा, 3 वेरिएबल बना दूँ। ठीक है जी। अब मुझे पता ही नहीं है कि मैंने जो है ना कितनी जगह घेरनी, और ये रन टाइम पे डिसाइड होगा। रन टाइम पे कैसे होगा, मैं यूजर से इनपुट लूंगा, भी आप कितने स्टूडेंट्स का डेटा एंटर करना चाहते हो लेट से। अब उसकी मर्जी है वो 4 कह दे, उसकी मर्जी है 10 कह दे, उसकी मर्जी है 100 कह दे। अब मैं कहता हूँ यार वो 10 कहेगा और मैं 10 वेरिएबल बना के बैठ जाता हूँ कि 10 रोल नंबर के वेरिएबल है, और वो कह दे कि 1000, तो मेरा तो प्रोग्राम सारा खत्म। तो कुछ जगह ऐसी आ जाती है जहाँ पे हम जो है ना एडवांस में इस बात को नहीं बता सकते कि कितनी जगह घेरेगा हमारा कोई भी प्रोग्राम। तो फिर हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या है कि हम इसको डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं, और डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने का ये कोड लिखा हुआ है, ये सी में है। क्या होगा जी, देखो एक इस तरह का आपको पता है कि जब भी डायनामिकली आप मेमोरी को बनाते हो वो हमेशा हीप सेक्शन में बनती है, जब मैंने पहले भी बताया था। 3 पार्ट हैं, देखो इसके, ये हीप सेक्शन। तो जो भी डायनामिकली किसी प्रोग्राम को अपने मेमोरी देनी है वो हीप सेक्शन में देनी है। अच्छा, एक प्रोग्राम में अब लिखा हुआ था कि ठीक है जी 10, अभी नहीं लिखा हुआ तो यूजर से मैंने इनपुट ली, यूजर ने कहा जी 10 की ये जो है ना जगह इसको बनानी पड़ेगी। ठीक है, मैं प्रोग्राम चला, मैंने 10 वेरिएबल बना लिया लेट से इधर। अब मसला क्या है, मसला ये है कि मेरा जो प्रोग्राम है ना सिर्फ और सिर्फ स्टैक को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। इसमें कोई भी चीज पड़ी है ना वो डायरेक्ट इधर उठ के आ जाता है, यहाँ पे रीड भी कर लेता है, राइट भी कर लेता है, सारा कुछ कर लेता है। हीप उसको पता ही नहीं है कोई हीप कोई चीज है, क्योंकि उसको एक्सेस ही नहीं कर सकता। अब मुझे क्या पता अमेरिका में फलां जगह पे क्या हो रहा है जब मैं उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहा। लेकिन मसला ये है कि कुछ जगह हमारी मजबूरी है कि हीप में से हमें मेमोरी देनी पड़ जाती है, तो इस चीज को सॉल्व तो करना है। तो हमने फंक्शन ही ऐसे डेवलप किए हैं कि जब भी हीप में से कोई मेमोरी दी जाएगी ना उसका एड्रेस जो होगा ना वो हर फंक्शन उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। यानी कि जहां से मेमोरी स्टार्ट होगी, लेट्स से 10 की बनाई है ना 100 से स्टार्ट हुई है, या आप कह लो कि 200 से स्टार्ट हुई है, तो 200 जो है ना आपको रिटर्न करेगा। ये फंक्शन इस तरह हमने डेवलप किया, और इससे आगे वो चलता जाएगा। 202 में 2 बाइट का इंटीजर ले रहा हूँ, 204 206 इस तरह करते करते वो 2020 तक मतलब चला जाएगा, इस तरह 220 तक। और रिटर्न ये क्या करता है, पॉइंटर करता है, सॉरी एड्रेस करता है। अब एड्रेस को मैंने स्टोर करवाना होता है, तो मुझे पता होता है कि यार हाँ ये जगह मुझे बाद में जरूरत पड़ेगी। ये तो नहीं सिर्फ मैंने बना दी, कल कला को वो कह देता है कि इनको रीड करो इसमें क्या पड़ा है, कुछ चीज रखवाओ, अभी रखवाई भी तो नहीं है, तो मुझे इनको एक्सेस करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस चीज के लिए जो मैं क्या करता हूं कि मैं जिस चीज को एक्सेस कर सकता हूं यानी कि स्टैक को, स्टैक में मैं एक वेरिएबल बना देता हूं। जैसे अभी मैंने पॉइंट पी के नाम से बनाया था, वो मैंने बना दिया, लेकिन वो आम वेरिएबल नहीं है, उसमें आम वेरिएबल की तरह वैल्यू नहीं आएगी, उसमें आएगा एक एड्रेस। और एड्रेस कौन सा आएगा, जो मुझे रन टाइम पे जब मेमोरी एलोकेट होगी वहां से रिटर्न होगा। तो ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, ये इस चीज की तैयारी मैंने पहले की हुई थी कि जब भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ये मुझे एक एड्रेस रिटर्न करेगा, और एड्रेस में कह लो कि मैं हाथ लेके बैठूंगा, एड्रेस आएगा मैंने कैच करना है, और वो कैच करने का काम कर रहा है आपका ये वेरिएबल जो आपने यहाँ पे बना दिया। तो किसको तो आप एक्सेस कर सकते हो, कोई मसला नहीं, आपने बना लिया। तो इस काम के लिए जो है ना पॉइंटर यूज किया जाता है। समझ लगी इस चीज की? ऐसी मेमोरी जिसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, जिस चीज को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, मेमोरी नहीं कोई भी चीज है, किसी प्रोग्राम में आपको जरूरत ऐसी चीज पड़ गई है स्टैक के अलावा, स्टैक पोर्शन से अलावा आपने कुछ भी चीज एक्सेस करनी है, एक ही हाल है आपके पास, सिर्फ पॉइंटर्स। अभी मैंने हीप के एग्जांपल दिए, सिर्फ देखो हीप में मुझे मेमोरी बनानी पड़ जाती है, मैं क्या करूँ, मुझे मैंने उसका सिरा तो पकड़ के रखना है ना, मुझे एक्सेस भी करना है कल कला को। तो जैसे ही वो एड्रेस वापस फेंकेगा मैंने उसको एक एड्रेस में कैच करवा के रख लिया, और वो एड्रेस है पॉइंटर। ठीक है सर, हम कोड वाले पोर्शन में क्यों नहीं करते ये जो वैल्यूज हैं सारी? क्योंकि इसमें सिर्फ कोड आएगा ना, तो नाम भी हमने इसलिए रखा है कोड, डिवीजन की हुई है ना, ये तो
बनाने वाले पे होता है, जैसे हमने लो मेमोरी और हाई मेमोरी के नाम से बनाया हुआ है कि लो मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम रिजाइड करेगा, हाई मेमोरी में यूजर प्रोसेस। अब आप कह दो सर जी हाई वाले में ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों नहीं रिजाइड करता भाई? ये तो जिसने बनाया उस वैसे ही बनाया हुआ है ना। सर ये हीप के अंदर अननोन वैल्यूज होती हैं जिनका हमें आर्जी तौर पे पता नहीं होता और बाद में पता लग नहीं जाता है। अननोन नहीं होती, बकायदा इनका एड्रेस होता है यार। वेरिएबल भी यही काम होता है, वेरिएबल भी एक मेमोरी का नाम ही होता है, उसकी लोकेशन ही होती है, लेकिन बस उसको मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। मुझे पता चल जाता है कि इसका ये नाम है, अच्छा ठीक है जी इसका ये एड्रेस है, मुझे सारा कुछ पता चलता है। उस मेमोरी को मैं एक्सेस ही नहीं कर पा रहा, मुझे क्या पता चलेगा उसका क्या एड्रेस है? होता वेरिएबल भी एड्रेस ही है, नेम्ड मेमोरी लोकेशन आप बोलते हो, लोकेशन ही होती है वो भी, बस आपने उसको नेम दे दिया होता है क्योंकि आपको पता होता है। इसका हीप का आपको पता नहीं है क्योंकि आप वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। हीप भी सर वेरिएबल ही है एक तरह का। तो नहीं होए, हीप मेमोरी का पोर्शन है, रैम के यानी अंदर एक वैल्यू पोर्शन बनाया हुआ हमने जी रैम जी के सर अंदर। यानी कि मेरा कहने का मतलब है वैल्यूज इसके अंदर वेरिएबल की तरह ही होती हैं लेकिन हमारी एक्सेस से बाहर होती हैं। जी जी और सर ये जिधर से एक्सेस ये करते हैं वो ये डायनामिकली लोकेटेड एआर मेमोरी पोर्शन होती है। है। ये रन टाइम जी पे जी मेमोरी रन टाइम पे चलती है ना रन भाई, टाइम जैसे में यूजर आया जी, जैसे एक यूजर आया उसने कहा मैंने कहा कि 10 यूजर को एंटर करवाएं आप, तो 1 2 3 1 यानी 1 से 10 तक वो जितनी मेमोरी रन टाइम पे बनेगी, जितने हम रन टाइम पे ऑब्जेक्ट देंगे ना वो सारे हीप में जाके क्रिएट हो जाएंगे। चलें जी आगे। जी सर आगे चलें। क्लियर हुआ है कुछ पॉइंटर? यस सर बिल्कुल क्लियर हो गया, पहले याद तो रखना कुछ है, नहीं आप पता था। आप कोई पूछिए तो उसको बिल्कुल ऐसे ही बताना है ताकि उसको सर भी पता ये चले मुझे कि हाँ याद जी हो इसको गया। पता है पॉइंट यहाँ पर। ठीक है जी। अच्छा एक्सेसिंग हीप इसका ये पहला काम था जी। अच्छा अब आपको बाकी सारे काम जो है ना हलवा लगेंगे। तो अब देखो ये मैं यहाँ पे मैंने इसको बताया हुआ कि ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे तो मैं एक्सेस बना सकता था, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया, पी नाम रख लिया, मेमोरी एलोकेट हुई हीप में। अब यहाँ पे बस मैं इसको जैसे इस तरह करके जो है ना इसका एड्रेस जो भी होगा वो इसको दे दूंगा पी को, वो इसको पॉइंट करने लग जाएगा। अच्छा कॉल बाय रेफरेंस में जिसे मैंने अभी बताया था कि कॉल बाय रेफरेंस होती है, उसमें भी सेम इज इट इज जो है ना पॉइंटर ही यूज करते हो, क्योंकि जब आप सेंड कर रहे होते हो ना कोई चीज कॉल बाय रेफरेंस में। एक मिनट, इसका कोड कहाँ पे मैंने लिखा हुआ, लिखा ही नहीं हुआ। ठीक है ये देखो, तो ये जो मैलोक कॉल कर रहे हैं ये क्या चीज है मैलोक? ये एक बिल्ट इन फंक्शन है मेमोरी एलोकेशन के नाम से, एम से मेमोरी एलोक के नाम से एलोकेशन। सी लैंग्वेज का बिल्ट इन फंक्शन है जो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करवाने के लिए यूज होता है। और ये जो इंटर के गिर्द ब्रैकेट लगाई हुई है आपने पी इज इक्वल टू, ये वो कास्ट क्या क्या इसको कहते हैं? जी कास्टिंग हम बता रहे हैं कि जो एड्रेस आएगा उसको आपने इस वेरिएबल में स्टोर करवाना है और ये इसकी टाइप है पॉइंटर। ठीक हो गया सर, ठीक है। अच्छा देखो जी, अगला सा काम है फाइल को एक्सेस करने का। अब फाइल आपको पता है हार्ड डिस्क है। अब हम तो अभी रैम की बात कर रहे थे ना कि आप हीप को एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ स्टैक को कर सकते, ये तो बिल्कुल एक अलग पोर्शन है। अब मेरे प्रोग्राम में है कि मैंने फलां डेटाबेस फलां फाइल पढ़ी है हार्ड डिस्क में, वो एक्सेस करनी है, वो कैसे करेंगे भाई? एक ही मेरे पास तरीका है, अगर मैंने स्टैक से बाहर जाना है, पॉइंटर। मैं एक पॉइंटर बनाऊंगा जी, इस फाइल का एड्रेस जो है जो भी होगा इस पॉइंटर को दे दूंगा, इसको एक्सेस मिल जाएगी। ये चीजें होती है सारी। इस तरह पेरिफेरल्स है, अब सिर्फ इनकी बात नहीं है, आपके पास कोई भी प्रिंटर लगा हुआ है, कीबोर्ड लगा हुआ है, अच्छा उसके अलावा स्कैनर है, कोई भी आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइस है, आप अपने प्रोग्राम को इसमें डायरेक्ट, इससे कोई भी चीज डायरेक्ट जो है ना एक्सेस नहीं कर सकते। अभी आप कह रहे हो कि सर जी मैं तो जब भी इंटर करता हूँ यूजर मुझसे पूछता है मैं तो इंटर कर देता हूँ। ठीक है जी, आप स्कैन एफ करवा के सी इन करवा के ले रहे हो, कभी स्कैन एफ की सी इन की जाके डेफिनेशन देखो, सारा का सारा पॉइंटर से भरा हुआ है, एक एक चीज उसमें पता होगी कि आपको क्या पॉइंटर यूज हुए हैं, यहाँ पे जा रहा है पॉइंटर, फिर यहाँ पे पॉइंट हो रहा है, इस तरह का। स्टैक के अलावा प्रोग्राम को कोई भी चीज किसी भी मेमोरी पोर्शन से, क्योंकि इनके तो अपने अलग बफर होते हैं ना, हर डिवाइस प्रिंटर का अलग बफर है, कीबोर्ड का अलग है, स्कैनर का अलग है, तो ये भी मेमोरी के पोर्शन है जिसमें डाटा सेव होता है, यहाँ तक आपको एक्सेस करनी है। तो स्टैक पोर्शन के अलावा कहीं भी की कोई भी चीज आपने एक्सेस करनी है तो पॉइंटर है। एक तो काम ये हो गया, दूसरा कॉल बाय रेफरेंस। जब भी आप किसी चीज का एड्रेस भेजते हो, जैसे हमने अभी हीप ने हमें रिटर्न किया था एड्रेस, तो एड्रेस को आप किस में स्टोर करवाओगे? सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर में करवा सकते हो, जैसे मैंने अभी करवाया था। तो जब भी आप कॉल बाय रेफरेंस करोगे तो आप यहाँ पे एक किसी भी वेरिएबल का एड्रेस भेज रहे होते हो, तो जहां पे आप जाके फॉर्मल पैरामीटर में हमेशा पॉइंटर डालोगे ताकि जो एड्रेस आ रहा है मैं उसको कैच करवा सकूं। अच्छा डी रेफरेंस क्या कहते हैं? अभी फॉर एग्जाम्पल पॉइंटर लिया मैंने पी,
ठीक है, ये उसको कोई मेमोरी एड्रेस मिल गया। अब मेमोरी एड्रेस तो मिल गया, इसमें कोई चीज भी तो रखवानी है ना मैंने। लेट्स से यानी इसने ही में ये जगह बनाई थी 102, अब पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, लेकिन इसमें वैल्यू रखी है 10, उसको मैं कैसे एक्सेस करूंगा? तो इस काम के लिए मेरे पास है डी रेफरेंस ऑपरेटर। उसके एग्जांपल ऐसे है कि आप P लिख के प्रिंट करवाओगे, या आपको प्रिंट करेगा 102 कि मैं तो इसको पॉइंट कर रहा हूं, मेरे पास तो ये है। स्टैटिक P लिख के प्रिंट करवाओगे, या आपको करवाएगा 10। इसको कंटेंट ऑफ पॉइंटर भी कहते हैं कि ये पॉइंटर किस कंटेंट को पॉइंट कर रहा है, इसमें क्या वैल्यू पड़ी है। तो स्टैटिक को याद रखना है, डी रेफरेंस ऑपरेटर भी बोला जाता है, कंटेंट ऑफ पॉइंटर, जो भी आप इसको नाम दे लो, ऑपरेटर वगैरह। क्लियर हुआ है पॉइंटर? सर अभी आपने बोला स्टैटिक पॉइंटर के लिए यूज होता है, अब आप कह रहे हैं डी रेफरेंस के लिए यूज करेंगे? जी भाई, वैल्यू के लिए कह रहे हैं। ये समझ नहीं आई। देखो ना, इस तरह करके जो है ना हम पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं। ये कंपाइलर को बताया जाता है कि ये डाटा टाइप जो है ना, सॉरी ये वेरिएबल जो है ना, ये आपने पॉइंटर टाइप का बनाना है। और कंपाइलर को कैसे पता चलता है? इस स्टैटिक से। उसके बाद आप जहां भी इसको ओरिजिनल अब ये जैसे ये बना होगा ना, कोई हीप में मेमोरी से बनी है लेट्स से 104, तो P में ये आ चुका होता है 104। P के पास अब वैल्यू आ गई 104, क्योंकि इसने तो हमेशा एक एड्रेस को पॉइंट करना है। अब यही तो बोलते हो एड्रेस वेरिएबल है। एड्रेस वेरिएबल से क्या मुराद है? इसके पास एक एड्रेस पड़ा है। किसका एड्रेस पड़ा है? इस जगह का। भाई उस जगह पे आप वैल्यू क्या पड़ी है? अब कोई ना कोई तो वैल्यू आपने स्टोर करवानी है ना, उसको कैसे एक्सेस करोगे? अब सिर्फ P लिख रहे हो, अब जैसे सिर्फ A लिखते थे पहले, उसकी वैल्यू आ जाती थी 10 है। अब सिर्फ P लिख रहे हो, अब तो एड्रेस आ रहा है। उस जगह पे जो चीज पड़ी है उसको कैसे निकलवाओगे? उसके लिए फिर हमारे पास ये ऑपरेटर है कि हम किसी भी वेरिएबल के साथ अगर ये लगा देंगे तो कंपाइलर को पता होगा कि ये अब उसका कंटेंट मांग रहा है, ना कि एड्रेस। तो वो फिर उसका हमें कंटेंट देगा। कंटेंट क्या होता है? जो उस जगह पे वैल्यू स्टोर हुई पड़ी है। सही है सर। ठीक है जी, बहुत है सर। इसमें एक एंड यूज होता है, वो किस लिए यूज होता है? एंड ऑपरेटर एड्रेस के लिए। एड्रेस के लिए भी कॉल बाय रेफरेंस में मैंने दिखाया तो था। मतलब कि अगर मैंने वैल्यू लेनी हो तो मैं डॉट से ही, मतलब स्टार से ले सकता हूँ, एंड से नहीं मिल सकती? नहीं, एंड से तो आप भेजते हो ना कोई चीज, एड्रेस भेजते हो। एंड सर होता है कि रेफरेंस एंड भी कहते हैं। हाँ, रेफरेंस ऑपरेटर्स को बोलते हैं एंड को। एंड भी बोलते हैं सर इसको? हैं? एंड बोलते हैं या वैसे ही एंड कह रहे हैं हम उसको? वो साइन है ना, वैसे तो एम्परसेंड बोला जाता है। एम्परसेंड बोला जाता है। ठीक है सर। हाँ जी, शुरू करेंगे अगला या बहुत है? सर आज के काफी है सर। ठीक है। यूजिंग वगैरह किसके? वो नेम स्पेस वाला कांसेप्ट दोबारा। हाँ, नेम स्पेस देख लो यार, वो मैं पा रहा था। एक मिनट, मैं खाली सी स्लाइड ढूंढ लूँ। ये देखो, नेम स्पेस में बता रहा था कि यार हम जो है ना, हमारे प्रोग्राम में बहुत सी हेडर फाइल इंक्लूड हो सकती हैं। लेट्स से कि मेरे पास एक हेडर फाइल है, हेडर डॉट हेडर 1 कह लो, या H1 कह लो। एक मेरे पास है हेडर 2 के नाम से। ये मेरे एक दोस्त ने बनाई थी, इसमें काफी सारे फंक्शंस हैं, मुझे अच्छे लगे, मैं उसके पास से ले आया। अब ये मैंने खुद बनाई थी। इसमें मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ था माई फंक्शन के नाम से। वो क्या करता था कि मैं उसको 2 पैरामीटर देता था, वो उनका सॉल्व करके रिटर्न कर देता था। मेरा बड़ा काम आसान हुआ होता, बस मैं ऊपर डालता था हैश इंक्लूड हेडर डॉट एच के नाम से, जो मेरी अपनी हेडर फाइल थी, उसके अंदर वाली डेफिनेशन सारी आ जाती है। मसला ये होगा कि जो अपने दोस्त के पास से लेके आया हो ना, उसमें भी एग्जैक्ट सेम फंक्शन है, लेकिन वो क्या काम कर रहा है कि उसको 2 वैल्यू दो तो वो मल्टीप्लाई करके मुझे रिटर्न करता है। अब उसने अपने हिसाब से बनाया हुआ, अपने हिसाब से नाम रखा हुआ है। तो अब मैंने दूसरी तरह हैश इंक्लूड किया, दोनों हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, इसमें भी कोई और फंक्शन था जो मुझे जरूरत है। तो मैंने जैसे अपने हिसाब से फंक्शन को कॉल किया, 2 वैल्यू दी कि 2 और 4 को जमा करके भेजो, उसने एरर दे दिया। उसने कहा मुझे पता ही नहीं है कि फंक्शन कौन से वाले को कॉल कर रहे हो। मैंने कहा ये क्या बात हुई, फंक्शन तो वही है जो इसके अंदर पड़ा है।
तो मुझे कंपाइलर बताएगा नहीं भाई एक फंक्शन इसी के अंदर भी पड़ा है, उसका नाम भी बाई फंक्शन ही है। इस सूरत में जो है ना, जब जहां पे इस तरह हो के चीजें रिपीट होना शुरू हो जाए, तो आपने बताना हो कि यार मैं इस फलां जगह वाले की, इस स्कोप वाले की बात कर रहा हूं कि उस स्कोप वाला जो है फंक्शन उसको इंक्लूड किया जाए। तो वहां पे हमारे पास नेम स्पेस हेल्प करती है। आप किसी भी चीज को एक अलग से नेम स्पेस बना के, नेम स्पेस कह लो कि एक सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर है, एक जगह आपने ड्रा की है कि इस जगह से लेके इस जगह तक का एक कुछ पोर्शन है, इसमें मैं जो भी लिखूंगा ना उसको अगर मैंने एक्सेस करना है तो इसका नाम देके मैं कर सकता हूँ। तो एक नेम स्पेस मैंने बना लिया n1 के नाम से, इसमें मैंने वही फंक्शन अपना, बेशक यही हेडर फाइल थी, मैंने अंदर जाके बस एक नेम स्पेस में उस फंक्शन को डाल दिया। अब मैंने इस फंक्शन को कॉल करना है तो मैं n1 डाल के और स्कोप रेजोल्यूशन डाल के जो है ना इसको कर सकते हो। एक मिनट मुझे देना यार, मैं नॉक हो रही है, मैं इसको दरवाजा खोल दूं। ठीक है जी, क्लियर हो गई है। एक बात, अब थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि मैं एक ही सिस्टम में, एक ही कंप्यूटर पर बैठ के दो डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाता हूँ। दोनों पर मैं ठीक है लिखता हूँ यूजिंग नेम स्पेस std, और दोनों में ठीक है सेम फंक्शन यूज करता हूँ। तो उसको पता होता है कि मैंने प्रोग्राम नंबर 1 में ये फंक्शन यूज किया हुआ है जो कि सम कर रहा है, और प्रोग्राम 2 में ये फंक्शन यूज किया जो मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर मैं ये आप सेम यूज बताओगे कर रहा हूँ ना, इसलिए तो तो फिर आप कैसे पता? उसको बता रहे हो ना, नेम स्पेस डाल के ना। नहीं, मैं दोनों में यूजिंग नेम स्पेस std ही यूज कर रहा हूँ, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट होगा कि प्रोग्राम कौन का सा? प्रोग्राम का मसला ही नहीं है ना, प्रोग्राम का मसला नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसी चीजें आपने इंक्लूड की हैं जिसमें एक ही नाम से कोई भी चीज है, लेट्स से एक वेरिएबल है, एक हेडर फाइल में मैंने बनाया हुआ है इंट एक्स के नाम से, और दूसरी हेडर फाइल मैंने इंक्लूड की है उसमें भी एक इंट एक्स के नाम से वेरिएबल बना हुआ है, और मैं इसको अपने प्रोग्राम में यूज करना चाह रहा हूँ। वो कहेगा भी कौन सा एक्स आप यूज करना चाह रहे हैं, मुझे क्लियर कट बताओ। तो मैं ये तो बता नहीं सकता कि h1 हेडर फाइल का यूज करो, ये तो कोई सिंटैक्स है ही नहीं C++ में। हाँ उसको मैं, उसने मुझे बता दी कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाता है तो आप नेम स्पेस एक बना लो, एक अलग से मेमोरी, मेमोरी तो नहीं कह सकते, कोड का जो है ना ब्लॉक बना लो, उसको एक नाम दे दो। और ये नाम नेम नेम से बता रहा हो कि नेम दे रहे हो आप एक कोड बना के, बस नेम स्पेस, मैं इस स्पेस को नेम दे रहा हूँ, क्या नेम दे रहा हूँ n1, यहां से लेकर यहां तक शुरू हुई है और इसमें इंट एक्स है बस। अब मुझे अगर ये वाला जो हेडर फाइल 1 में एक्स है इसको एक्सेस करना है तो मैं क्या कहूंगा, उसको मैं कहूंगा कि n1 ये नेम स्पेस है, स्कोप रेजोल्यूशन हर जगह यूज करते हो आप, और उस वाला एक्स बस। अगर आप ये नहीं कहना चाहते तो ऊपर लिख सकते हो यूजिंग नेम स्पेस n1, और नीचे आके सिर्फ खाली एक्स को यूज कर लो। आप करते हो हर जगह यूज करते हो, यूजिंग नेम स्पेस std डाल रहे होते हो, उसके बाद ही आप सर ये सी मेन से इन और बाहर सी करना आउट को होता है यूज या करते जिधर मेन के अंदर भी यूज किया जा सकता है? हो जहां मर्जी करो। एक मिनट में इसकी एग्जांपल देता हूँ, तब फिर आपको समझ आएगा। ऑनलाइन इसकी एग्जांपल दो ढूंढ, दो कॉलम्स डाल के कहीं भी यूज कर सकते हैं। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, हर चीज क्लियर हो जाएगी सब। एक मिनट में अब ये देखो, इसने नेम स्पेस यहाँ पे बनाई हुई है, शो ही है सबको। यस सर। हाँ ना करोगे तो मुझे पता चलेगा ना।
सर हो रही है सर अभी देखो एक फंक्शन था फंक के नाम से यानी कि फंक्शन से, और उसमें एक फॉर एग्जांपल ये प्लस कर रहा था, तो इसी तरह करने एक और फंक्शन है उसका नाम भी सेम यही है, लेकिन वो मल्टीप्लाई कर रहा है। अब इनको ये समझ, अब आपने इस कॉल तो इसी फंक्शन को करना है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन से फंक्शन को करना है? आप कंपाइलर की कंफ्यूजन को दूर करके उसे बता रहे हो कि यूजिंग नेम स्पेस, मैं इस वक्त ये वाली नेम स्पेस यूज कर रहा हूँ, कौन सी? फर्स्ट स्पेस। आप देखोगे दोनों मैंने नेम स्पेसेस बनाई हुई है, एक फर्स्ट स्पेस के नाम से, एक सेकंड स्पेस के नाम से। तो मैं बता रहा हूँ कि अभी भी जो फंक्शन वाले फंक्शन, इस FUNC वाले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, वो फर्स्ट स्पेस में से आपने लेना है। कंपाइलर को मैंने ये बताया, उसके बाद मैंने मेन फंक्शन और इस फंक्शन को कॉल कर दी। कंपाइलर को क्लियर कट पता है कि फर्स्ट स्पेस में जो इस फंक्शन की डेफिनेशन है FUNC की, वो मैंने यहाँ पे ला के डालनी है, उस हिसाब से मैंने काम करना है, और वो वहाँ हमेशा यहाँ पे जाए। अब इसको शायद यहाँ पे रन कर सकते हैं। हाँ एक मिनट, अभी देखो वो कंपाइल करके बताएगा कि मैं तो फर्स्ट स्पेस वाले की बात कर रहा हूँ, फिर हम इसको चेंज करके सेकंड करते हैं। अभी देखो तो इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे एक दफा? बताई जो थी यार, अभी देखो ऊपर लिखी भी होगी, ऐसी नहीं स्पेस बाकी तो प्रोवाइड कर रहा है, नाम भी तो चल रहा है। नहीं बाकी सारा क्लियर हो गया, इसकी एक दफा डेफिनेशन रिपीट कर दें। मैंने कहा था कि ये आपको जो है ना, ये कह लो लेबल प्रोवाइड करता है, स्पेस प्रोवाइड आपने करनी है जहां पे आप कुछ भी चीज डिफाइन कर सकते हो और बाद में उसको यूज करना। तो ये एक लेबल के तौर पे काम करता है। जैसे गो टू एक लेबल हुआ करता था, आप गो टू उसका नाम दे देते थे L1 फॉर एग्जाम्पल, तो आप कोड में आके जहां पे भी गो टू लगा के L1 डालोगे तो वो L1 लेबल पे चला जाता था। तो इसी तरह ये भी एक लेबल का तौर पे काम कर रहा है कि नेम स्पेस है N1, तो जहां पे भी आप N1 डालोगे इसको पता होगा कि मैंने इस जगह पे जाके स्टार्ट हो। जी थैंक यू देखो सो कहते हैं कि मच। नेम स्पेस प्रोवाइड द स्पेस, ऐसी स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, जगह प्रोवाइड कर रहा है आपको प्रोग्राम के अंदर, वेयर वी कैन डिफाइन और डिक्लेयर आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर आप कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल लो, फंक्शन लो, क्लासेस लो, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये देखो अभी हमने चलाया तो इसने कहा कि फर्स्ट स्पेस वाले के अंदर आ गया, कंपाइल हो गया। अभी इसको हम चेंज कर सकते हैं, हाँ यहाँ से कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो नेम स्पेस फर्स्ट स्पेस था, इसको मैं चेंज करके सेकंड कर देता हूँ, यही नाम रखो सेकंड। अब इसको हम रन करते हैं। तो वो कह रहा है कि अब मैं सेकंड स्पेस के अंदर आ गया। देखो एक ही फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, बस नेम स्पेस को अलग करके बताया जा रहा है कि हाँ कौन से वाले फंक्शन को कॉल करें। ठीक है, यस सर ठीक है। चलो जी, कल इंशाल्लाह ठीक फिर है हम सर, आगे क्लासेस और सर लेक्चर इसमें स्टार्ट करें। PPHC वाला इंशाल्लाह देखो, सर अल्लाह। MCQs और सर लेक्चर टेस्ट के की शुरू डेट में कब तक बढ़ाई है? सर जी जी सर लेक्चर के स्टार्ट में ना आप कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता रहे थे, वो मेरा लेट थोड़ा सा ज्वाइन हुआ था, इशू आ रहा था आईडी का, वो आप कुछ ये बता रहे थे। रिकॉर्डिंग हो रही है फैसल भाई? सर रिकॉर्डिंग कर रिकॉर्डिंग लीजिएगा यार। सर बाद में हुई आप है, भी कर देता हूँ। वो थोड़ी सी बातें शुरू की, वो स्टार्ट में निकल गई, रिकॉर्डिंग बाद में हुई है। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है मैंने क्या कहा था, मैंने ये बताया होगा कि इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसके अलावा तो शायद जी जी सर आप, हाँ जी सर आप कुछ 2-3 टॉपिक इम्पोर्टेंट बता रहे थे कि ये आप कह रहे थे ज्यादा अहम